पूरी हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपको हमारे चैनल द्वारा करा दिया जाएगा। एकदम जीरो लेवल से आपकी हिंदी की तैयारी यहाँ पर हम शुरू कराने जा रहे हैं, इसलिए बिना कुछ सोचे और समझे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपकी हिंदी की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से हमारे चैनल द्वारा करा दिया जाएगा। और ना केवल हिंदी की तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए कराई जाएगी, बल्कि आप हिंदी में बहुत कुछ जानने और समझने भी लगेंगे। बहुत सारी चीज़ों की परिभाषा आपको सरल शब्दों में यहाँ पर मिल जाएगी और आप बहुत कुछ जानने लगेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एकदम जीरो लेवल से, एकदम शुरुआत से पहली हेडिंग से मैं चल रहा हूँ। ठीक, यहाँ क्या लिखा है? यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी, अर्थात सामान्य हिंदी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी पहली हेडिंग क्या है? गद्य, अर्थात हम हिंदी गद्य के विकास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारी पहली हेडिंग गद्य है। हम गद्य की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आगे देखेंगे। ठीक, तो पहली हेडिंग हमारी गद्य रहने वाली। देखो, गद्य जो है वो दो मतलब की शब्दों से मिलकर बना है, एक गद और दूसरा यत। एक गद और दूसरा यत। गद जो है वो धातु होता है, यत जो है वो प्रत्यय होता है। गद जो है वो धातु होता है, यत जो है प्रत्यय होता है। धातु का अर्थ जैसे इंग्लिश में वर्ब होता है, वैसे धातु को जो है हिंदी का वर्ब अर्थात क्रिया कहते हैं। यत जो है प्रत्यय है। प्रत्यय आपको पता होना चाहिए कि किसी शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी गद में यत प्रत्यय जोड़ दोगे तो गद्य हो जाएगा। ठीक, तो गद धातु है और यत क्या है? प्रत्यय है। तो गद का अर्थ क्या होता है आपको मतलब कि गद का अगर हम अर्थ आप सभी को बताएं तो क्या होगा? बोलना होगा, बतलाना होगा, कहना होगा। अर्थात अगर आप किसी से बोलते हैं, बतलाते हैं और कुछ कहते हैं तो आप क्या कह रहे हैं? आप गद्य कर रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से गद्य की परिभाषा की अगर हम बात करें तो गद्य की परिभाषा क्या हो सकती है? छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। फिर से सुनिए, पूरा समझाएंगे। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पर एक जो है लाइन सुनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई भी लाइन हमने यहाँ पर लेते हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो जब मैं ये सुना रहा हूँ तो आप देखिए इसमें लय है, ताल है, तुक है, छंद है, ये सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। तो ये जिसमें नहीं होता है, मतलब छंद, ताल, लय, तुक, बंद, ये सब जिसमें नहीं होता है, वैसी रचना को हम क्या बोलते हैं? गद्य बोलते हैं। जैसे आप कहानी पढ़ेंगे तो इस तरह से गाकर नहीं पढ़ेंगे। अगर आप कोई चीज़ अखबार में लिखा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उस तरह से गाकर नहीं पढ़ेंगे। तो उन सारी चीज़ों को, जो कहानी होती है, जो अखबार में लिखा होता है, या जो हिंदी गद्य के जो जितने पाठ आपके सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं, उसको पढ़ोगे तो वहाँ पर लय वगैरह नहीं दिखेगा। तो वो सारा चीज़ जो है आपका क्या बोला जाता है? गद्य बोला जाता है। अच्छा, आपको समझ में आया होगा। गद्य का मतलब किसी बात को कहने का तरीका जो है वो गद्य ही कहलाता है। बोलने का तरीका, कहने का तरीका, बतलाने का तरीका, वो गद्य कहलाता है। ठीक, अच्छा, अब गद्य की परिभाषा आपने समझ लिया तो कुछ गद्य से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर हैं, आप सभी को याद रखना होगा। देखिए, गद्य को लिखने वाले को लेखक कहते हैं। जो गद्य है इसको लिखने वाले को क्या कहते हैं? लेखक। गद्य को लिखने वाले को लेखक कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, गद्य में अनुच्छेद लिखा जाता है। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। अब देखते हो कोई भी गद्य रहेगा, आपका एक अनुच्छेद दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी से क्वेश्चन किया जाता है। तो गद्य में अनुच्छेद लिखा जाता है। अगला, गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं लिखी जाती। प्रासंगिक मतलब जिसमें प्रसंग है, कोई चीज़ चल रहा है उसके बारे में, उस कथा को यहाँ पर गद्य में नहीं लिखा जाता। ठीक, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य में शामिल किया गया है। जो हमारा हिंदी गद्य है उसमें 8 बोली को शामिल किया गया है।
कौन कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को गद्य में शामिल किया गया। हो सकता है आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए बोर्ड एग्जाम में कि निम्न को गद्य मतलब कि हिंदी भाषा में निम्न बोली को हिंदी भाषा में नहीं शामिल किया गया है। तो आप अगर इन 8 का नाम जानते रहोगे तो जो अगला होगा वो शामिल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो ये आपका जो है इन सारे बोलियों को गद्य में शामिल किया गया। अच्छा, 5वां नंबर है, गद्य के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को सहज और प्राकृतिक रूप से प्रकट किया जा सकता है। मतलब गद्य के माध्यम से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक, बता सकते हैं। तो ये रही पूरी बात गद्य की, ठीक। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन आप कर लीजिए इसका। गद्य जो है 2 मतलब की शब्दों से मिलकर बना है, गद और यत। गद एक धातु है, यत एक प्रत्यय है, ठीक। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। परिभाषा क्या है? छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। सदैव याद रखें कि अगर बात करें तो गद्य को लिखने वाले को लेखक कहते हैं। गद्य में अनुच्छेद लिखा जाता है, गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं लिखी जाती हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को जो है गद्य में शामिल किया गया है। गद्य के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को सहज और प्राकृतिक रूप से प्रकट कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि ये बात आप सबको समझ में आई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदी गद्य का विकास, ठीक। हिंदी गद्य का जो है वो विकास, इसकी बात करते हैं हम। तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा, हिंदी गद्य का जो विकास है उसको इन 6 भाग में बांटा गया है। मतलब जब हम हिंदी को पढ़ना, हिंदी को लिखना, हिंदी को जानना सीखें तो वो पूरा तब से अब तक जो है वो कितने भाग में बटा है? तो तब से अब तक जो है ये पूरा 6 भाग में बटा है। पहले भाग को हम बोलते हैं पूर्व भारतेंदु युग। पहले भाग को हम क्या बोलते हैं? पूर्व भारतेंदु युग, या फिर इसे हम प्राचीन युग बोलते हैं। अब देखिए पूर्व लगा है, आप सबको मालूम होना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनके पहले का जो हिंदी में युग रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्व भारतेंदु युग। और वो बहुत पुराना है इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? प्राचीन युग। अच्छा, फिर उसके बाद आएगा भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो मतलब कि जीवन काल के समय जो हिंदी का विकास था, हिंदी की जो रचनाएं होती थी, उस युग को, पूरे युग को हम क्या बोलने जा रहे हैं? भारतेंदु युग। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में जो है द्विवेदी जी का जो है मतलब कि उनके समकक्ष जितने लेखक थे, कवि थे, उनके साथ जो लिखा करते थे उस युग को ही क्या बोला गया? द्विवेदी युग। फिर शुक्ल युग में शुक्ल जी के मतलब कि जो शुक्ल जी लेखक थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके मतलब कि युग के उनके नाम को जो है उनके, चूँकि वो उस समय के जो है सबसे श्रेष्ठ मतलब कि सबसे बड़े मतलब कि लेखक थे, इसलिए उनके युग को हम क्या बोलें? शुक्ल युग। और इसे एक और नाम से जाना गया, छायावादी युग। अब ये सब क्या है हम आगे डिटेल में आपको ज़रूर बताएंगे, पहले आप इतना समझिए। फिर आता है शुक्लोत्तर युग, और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं छायावादोत्तर युग, ठीक। और फिर आपका आता है स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग। तो इस तरह से हमारे हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है वो 6 भागों में इसको बांटा गया है, और ये 6 भाग आपके सामने हैं। इतने का आप नोट्स बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्व भारतेंदु युग को पूरा एकदम डिटेल से पूरी बात आपको समझा देंगे, और आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। परीक्षा भी आपकी अच्छे से गुजरेगी, जानकारी भी बहुत सारी आपको हमारे चैनल से मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।